महोदय, ये वर्ष के शुरुआत में किसी भी सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का अभिभाषण। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल यहां पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आई थी और कार्यक्रम के बारे में ऐसा नहीं कि अचानक कार्यक्रम थोपा गया हो। दलीय नेताओं की बैठक में भी और कार्य मंत्रणा समिति में भी इस बात पर चर्चा होती है कि आगे का हमारा बिजनेस क्या होगा। उस सब के बावजूद संवेद सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल का जो आचरण था वह न केवल प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख का अपमान था बल्कि मातृशक्ति का भी एक अपमान था। आप अभी सनातन की बात कर रहे थे। सनातन धर्म के जो सबसे बड़े व्याख्याकार हैं वह महर्षि वेदव्यास हैं। वेदों की परंपरा को जिन्होंने लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए दिया, उन्होंने मातृशक्ति की उपमा किस रूप में की है। मैं पांडे जी आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, आप एक श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण हैं, वयोवृद्ध हैं। इस पूरे सदन में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में हैं, उम्र में भी अनुभव में भी, उनमें से आप हैं, इसलिए आपका हम सम्मान करते हैं और इसलिए आप जो बात बोलते हैं वो व्यवहारिक बात बोलते हैं। आपकी जो बात थी वो किसी को बुरा भी नहीं लगती है। अलग विषय है कि आपका और संजय निषाद में इस समय क्यों किस बात को लेकर रंजिश चल रही है। और लगता है कि आपकी पोखरी का भी ठेका करके आ गया लगता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने कहा, उनका कालखंड आज से 5000 वर्ष पहले था और सचमुच जब 5000 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी तब भारत में दुनिया की एक विकसित सभ्यता थी। यानी आज की दुनिया जब सभ्यता की बात कर रही है और जब आज की दुनिया सभ्यता की बात कर रही थी, तब भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा था, राह दिखा रहा था। और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं। हमारे भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मां की उम्र के या अपने से बड़ी उम्र की हर महिला को मातृ के समान सम्मान देने का विधान है। और किस प्रकार का आचरण आप लोगों का इस सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान था और आप सनातन की बात कर रहे थे, ये मुझे इस बात को लेकर के, या तो हो सकता है आप इसीलिए सदन में उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि आपके नियंत्रण से बाहर समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे होंगे, इसलिए आपने कहा होगा कि अब इन उच्छृंखलों के बीच में रहने से अच्छा है कि हमें स्वयं बाहर रहें। लेकिन आचरण जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा आचरण नहीं था और उस अच्छे आचरण की दृष्टि से आज इस सदन की अभिभाषण
की शुरुआत में यहीं से करता हूं। अचानक प्रदेश का परसेप्शन खराब नहीं हुआ था, अचानक नहीं हुआ था। यही आचरण था जिस आचरण से बिटिया घबराती थी और व्यापारिक कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही थी और वह किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। आपकी बात व्यवहारिक थी और आप व्यवहारिक बात बोलने का प्रयास भी करते हैं। अलग विषय है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी। मैं आपकी सभी बातों का जवाब भी दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी के और मुख्य विपक्षी दलों के इस आचरण के कारण उत्तर प्रदेश का पूरा सदन अपने आप को आहत महसूस कर रहा था। आहत इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि यह अच्छी बात है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान बहुत कम समय ऐसा था कि जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई। ज्यादातर समय में लोगों ने रुचि ली है और अपनी बात को प्रभावी ढंग से सदन में रखा है और मंत्रियों ने उसका जवाब दिया है, अन्यथा उसका संज्ञान जरूर लिया है। विकास के मुद्दे हों, सुरक्षा के मुद्दे हों, वेलफेयर के मुद्दे हों, ये बिना भेदभाव के सरकार ने समाज के प्रत्येक तबके के लिए दिया। महामहिम राज्यपाल ने जो अपनी बातें इसमें रखी थी, 2-3 बातें उसमें प्रमुख रूप से थी कि 6 करोड़ से अधिक की आबादी को पिछले 8 वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा किए गए सतत प्रयास से, डबल इंजन सरकार के द्वारा उन्हें बहुआयामी गरीबी की रेखा से ऊपर किया गया है। ये नीति आयोग के वे आंकड़े हैं जो उन्होंने पूरे देश भर में सरकार की विकासपरक योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उसके परिणाम सामने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको इन अन्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाए। उनको जो राशन की सुविधा मिल रही है वह यथावत मिलेगी, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं जो मिल रही हैं वे यथावत मिलती रहेंगी, शासन की अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं वैसे ही मिलती रहेंगी। लेकिन सरकार के जो प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम का असर कैसे पड़ा है वह उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए और उनके जीवन में खुशहाली का वह कारण बने, इस दृष्टि से वह योजना किस रूप में आज अपना असर दिखा रही है। एक एक योजना, वह हर घर शौचालय की बात हो, हर घर जल की बात हो, हर घर हर उस गरीब परिवार को छत देकर के एक पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, या फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या 1 करोड़ 6 लाख उन परिवारों को जो निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको 12,000 रुपए की सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। ये यथावत चलती रहेंगी और अन्य जरूरतमंदों को भी सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। यह सरकार उसके साथ जोड़ रही है, ऐसा नहीं किसी को रोकने के लिए, बल्कि उसमें और क्योंकि उसके परिणाम आ रहे हैं, लोगों ने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उसका लाभ लिया है। सरकार इस बात को लेकर के ही आज इन कार्यक्रमों के साथ उस परिणाम के बारे में भी सदन को अवगत करा रही है, क्योंकि उपलब्धियों के साथ साथ भावी कार्य योजना भी दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का, संसद में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और विधानसभाओं में राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है और राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात को यहां पे प्रस्तुत करने का है।
आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजों को अपने भाषण में उसको स्वीकार भी किया है कि संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है। कुछ अन्य मुद्दे भी आपने उठाए हैं और सचमुच ये 9 वर्ष, अभी लगभग 9 वर्ष की जो यात्रा है, ये 9 वर्ष की जो यात्रा, ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी ये यात्रा केवल एक सत्ता प्राप्त करने की होड़ नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति थी, साफ नियत थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जब एक सामूहिक रूप से प्रयास किया, हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास भरा, हां यूपी भी कर सकता है, यूपी से भी परिणाम दिए जा सकते हैं। और वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज अब यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, आज यह TTT का एक प्रतीक बना है। TTT, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इन तीनों की एक त्रिवेणी बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश तो त्रिवेणी के रूप में पहले से ही विख्यात था। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी प्रयागराज में मिलती है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाता है। लेकिन अब यूपी उस त्रिवेणी का, पूरा यूपी उस त्रिवेणी का प्रतीक बना है। और उस त्रिवेणी को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किए हैं, पहली बार सदन में प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत हुआ है। डंके की चोट पर सरकार ने कहा, हां हमने क्या किया है, हम आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। और वित्त मंत्री जी ने सदन में उस आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया है। यह आर्थिक सर्वेक्षण विचार से व्यवस्था और व्यवस्था से विकास की इस अभिनव यात्रा का प्रतीक है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता जी रही है, जिसके अनुसार चल रही है, उसको अपने आचरण में होते हुए देख रही है। और यह उस नए युग का उद्घोष है जो वर्षों से तमन्ना थी उत्तर प्रदेशवासी की, कि सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य अपनी पहचान के लिए मोहताज हो, उसको शक की निगाहों से देखा जाए। यही तो हुआ था। आप तो पाणी जी प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे और इस सदन के माननीय स्पीकर के रूप में भी एक लंबे समय तक आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्या यह सच नहीं कि उत्तर प्रदेश को उस दौरान शक की निगाहों से देखा जाता था? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। हर केंद्र सरकार की योजनाओं का बॉटलनेक, उनकी सफलता का बॉटलनेक कोई माना जाता था तो वह उत्तर प्रदेश माना जाता था। यानी ये बस गई काम से, यूपी सफल, यूपी विफल, योजना विफल, यही होता था। और उत्तर प्रदेश ने आज उससे उभर करके विकास की एक दिशा तय करने वाले अग्रणी राज्यों में आज अपनी पहचान बनाई है। आज देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था, उनमें से यूपी एक है। अब यूपी को कोई बीमारू नहीं कहता है। अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बना है।
भारत के विकास का अग्रिम इंजन बन करके उसको लीड कर रहा है। लेकिन जो सत्र के पहले थी, नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक शिथिलता थी और विकास विरोधी सोच, इससे उभर करके प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में अनुशासन को, एक सुदृढ़ नेतृत्व को और स्पष्ट शासन दृष्टि के साथ विकास की अपनी एक नई परिभाषा गढ़ी है। एक नई परिभाषा के रूप में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और आज इसी का परिणाम है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इस सरकार की वेलफेयर की स्कीम के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, जो रोजगार के सृजन हुए हैं, जो निवेश का विस्तार हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के एक सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के निर्णायक कदम उठाए हैं, उसका परिणाम हम सबके सामने उस रूप में आज देखने को मिल रहे हैं। महोदय, सत्र के पहले क्या था? यानी उत्तर प्रदेश वैसे खराब नहीं हुआ था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया, जो कुछ नाम आपने लिए हैं, कुछ का नाम आप लेने में स्वयं ही संकोच कर लिए, क्योंकि नाम लेते तो हर व्यक्ति स्वयं ही कर लेता। आपने स्वयं ही बोला कि हां वो अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था। आपकी स्वीकृति के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन अपराधी अपराधी होता है। सरकार ने पहले दिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही चल रही है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। सत्र के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया, ये समानांतर सरकार चला रहे थे। गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही थी। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था के नहीं, आशंका के पर्याय बन गए थे। अब आस्था की बात कर रहे थे, मैं आऊंगा उस पर भी। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी। और आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां, महिला सशक्तिकरण की एक नई पारी, मॉडर्न पुलिसिंग, सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस साइबर क्राइम की आप बात कर रहे थे, साइबर अपराध की आप बात कर रहे थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। त्वरित और आपातकालीन सेवाएं, जो इंटीग्रेटेड हम लोगों ने यहां पे सेवाएं दी हैं, उसके बारे में, उसका विस्तार। और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, रूल ऑफ लॉ, ये आज यूपी के अंदर देखने को मिलता है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फेयर जोन से एक फेद जोन में बदला है। अब भय का वातावरण नहीं है, अब लोगों के मन में आस्था है। हर जनपद में उत्तर प्रदेश का वासी जाता, आपके जनपद में भी जाते हैं आस्था के साथ, अब भयभीत होकर के नहीं जाते। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने लिया है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेंपल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कोई सोचता था अयोध्या में करोड़ों लोग आएंगे, प्रयागराज में 2013 के प्रयागराज कुंभ में
कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे और इस बार की माघ मेला में ही 21 करोड़ श्रद्धालु आया है। 21 करोड़ श्रद्धालु, ये है चेंज। ये माघ मेला कल्पवासियों का होता था, लेकिन इस माघ मेले में भी इस प्रकार की व्यवस्था, लोगों का एक विश्वास है। ये 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सुरक्षा है, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिस भर्ती हुई है। इसमें 20% महिलाओं को अनिवार्य रूप से किया है। यानी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आप देखेंगे 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, आज उनकी संख्या 44,000 है। 44,000 पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है। उदाहरण अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, पुलिस भर्ती 60,244 एक साथ हुई और कोई जनपद नहीं जहां के नौजवान न भर्ती हुए हों। क्या उस पक्ष का, क्या इस पक्ष का, क्या उस पक्ष का, किसी भी पक्ष का रहा हो, वो कोई किसी भी पक्ष का नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो भी उसको योग्यता के अनुसार मिली है, नौकरी मिली है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। मुझे याद है 17 में हमें पुलिस की भर्ती करनी थी। 3,000 से अधिक ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी यूपी के अंदर। आज 60,200 को हम ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के ही अपने स्वयं के ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। यह विस्तार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अनुमान कर लीजिए ना, कहां 3,000 की ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी और कहां हम 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं। यह विस्तार हुआ है। पुलिस अवस्थापना सुविधाओं में भूतपूर्व विकास। पहले पुलिस के लिए जो बैरक बनते थे, आखिर वह भी तो हमारे और आपके ही बीच का कोई नौजवान है। वह खपड़ेल के बैरक में रहता था। आज जेलों में आप जाएंगे, जो हाई राइज बिल्डिंग होगी, वो पुलिस की अवस्थापना सुविधा का, उनके बैरक का होगा। अच्छी सुविधा दे रहे हैं। तो मॉडर्न पुलिसिंग की बात आप 7 पुलिस कमिश्नरेट कभी निर्णय नहीं कर पाए होंगे, कोई निर्णय नहीं कर पाता था। आप नौकरशाही की बात करते हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया मॉडर्न पुलिसिंग आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए हम लोगों ने किया है। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया। आज 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और 3 नए कानून को लागू करने के लिए प्रदेश ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सुविधाओं में भूतपूर्व विकास। पहले पुलिस के लिए जो बैरक बनते थे, आखिर वह भी तो हमारे और आपके ही बीच का कोई नौजवान है। वह खपड़ेल के बैरक में रहता था। आज जेलों में आप जाएंगे, जो हाई राइज बिल्डिंग होगी, वो पुलिस की अवस्थापना सुविधा का, उनके बैरक का होगा। अच्छी सुविधा दे रहे हैं। तो मॉडर्न पुलिसिंग की बात आप 7 पुलिस कमिश्नरेट कभी निर्णय नहीं कर पाए होंगे, कोई निर्णय नहीं कर पाता था। आप नौकरशाही की बात करते हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया मॉडर्न पुलिसिंग आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए हम लोगों ने किया है। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया। आज 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और 3 नए कानून को लागू करने के लिए प्रदेश ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो चुका है। डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज उससे प्रारंभ हो चुके हैं, प्रवेश हो रहे हैं, बिना भेदभाव के प्रवेश किए जा रहे हैं। आप साइबर क्राइम की बात कर रहे थे। 2017 के पहले केवल 2 थाने थे
आज सभी 75 जनपदों में एक एक थाने हैं। हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी है और अब तक हजारों करोड़ रुपए जो साइबर अपराध के अपराधियों के द्वारा ऐंठे जाते थे उनको वापस कराने और उसको बचाने में भी इस तंत्र ने योगदान दिया है। 3 नए कानून लागू होने के बाद उस हर अपराध में जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा है उसमें फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। पहले यूपी के अंदर 2 या 3 लैब्स काम करती थी। आज हम लोगों ने 12 ये ग्रेड की लैब बनाई हुई है एफएसएल। 6 निर्माणाधीन है। हर जनपद में 2-2 फॉरेंसिक वैन उपलब्ध करवाई गई है। एविडेंस प्राप्त हो, अपराधी को सजा दी जा सके। ये एक नई दिशा में किए गए प्रयास हैं। सेफ सिटी, आप मुंबई गए थे, मुंबई में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। नहीं, अभी भी है। उस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी थी जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, और भाजपा की ही सरकार है। ये भाजपा ही सुरक्षा दे सकती है। गुजरात में भी भाजपा की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ये, इसलिए सुरक्षा दे रही है। और वही सुरक्षा बेटियों को हम भी दे रहे हैं यूपी के अंदर, वही सुरक्षा है। पांडे जी, आप भी अपनी बुढ़िया को एक बार जेवर से लेकर के 12 बजे उनको बोलिए कि आइए आप कहीं किसी दूसरे कोने में चले जाइए। आप तो खैर समाजवादी हैं तो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी के लक्ष्य को 17 नगर निगम समेत गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोगों ने लागू कर दिया है। हर जिला मुख्यालय में भी सीसीटीवी कैमरे के कवरेज, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग, ये सभी चीजें आज यूपी के अंदर, और उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके साथ ही पीएसी, जो समाजवादी पार्टी के कालखंड में जिसको एक प्रकार से समाप्त करने की साजिश हो रही थी, हम लोगों ने फिर से उसकी 34 कंपनियों को पुनर्गठित करके उसको जीवित किया है, क्योंकि दंगाइयों की काल है पीएसी। और दंगा समर्थक कोई भी पार्टी पीएसी का समर्थन नहीं करती। हमने फिर से उसका पुनर्गठन किया है, और पुनर्गठन करने के साथ ही 3 महिला पीएसी का गठन हमारा हो चुका है, 3 और हम करने जा रहे हैं। और 3 जो महिला पीएसी की गठन किए हैं किनके नाम से किया है? वीरांगना उदा देवी के नाम पे लखनऊ में, वीरांगना झलकारी देवी कोरी के नाम पे गोरखपुर में, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर बदायूं में, ये गठित हो चुके हैं। 3 नई वाहिनियों का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। हम भौचक हैं कि आप लोग जानते हुए भी कैसी उसकी अनदेखी करते हैं और कैसे इन चीजों की बात करते हैं। मैं भौचक था। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुभारंभ किया पूरे देश के अंदर। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की लगाई। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर, और यहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर हो सके, यह काम भारतीय जनता पार्टी की, ये डबल इंजन की हमारी सरकार ने किया। और अगर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए मणिकर्णिका घाट और वहां के शमशान घाट के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसका विरोध करती है।
उसके नाम पर लोक माता को अपमानित करने का काम करती है। और आपको क्या अधिकार है लोक माता के साथ, लोक माता के बारे में इस प्रकार की चर्चा करने का? कौन सा अधिकार समाजवादी पार्टी का? क्या राजू पाल समाज के नहीं थे? क्या उमेश पाल की जो निर्मम हत्या प्रयागराज में हुई थी, क्या वो पाल समाज के नहीं थे? उन माफियाओं को तो अपने गले का हार बना करके समाजवादी पार्टी चलती थी। और आज आप अनावश्यक रूप से एक मुद्दे को मुद्दा बना करके समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। यह शोभा नहीं देती है। हमें सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, सच स्वीकारने की भी आदत डालनी चाहिए। और आप लोक माता के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोहियों को महिमामंडित करते हैं, राष्ट्र नायकों का अपमान करते हैं। गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। गाजी के पाप का बदला कैसे लिया जाना चाहिए, महाराज सुहेलदेव के शौर्य से सीखिए। और ये हमारी सरकार को गौरव है कि महाराज सुहेलदेव का विराट स्मारक उसी बहराइच में चित्तौड़ा नामक स्थान पर ही हमारी सरकार ने बनाया है। महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी हमारी सरकार ने आजमगढ़ में बनाया है। आप अभी संजय निषाद की बात कर रहे थे। राम और निषाद राज की मैत्री क्या है? हजारों वर्षों के बाद प्रयागराज में आप जाके देखें ना, क्या भव्य स्मारक बना है। जाना चाहिए। ओम प्रकाश जी, कभी आप जाकर के आप भी देखिए, अभी एक बार जाके देखेंगे, आंखें खुल जाएंगी आप लोग। कभी लेके जाइए। हाँ, स्नान तो करेंगे। उस संजय निषाद के साथ जाएंगे तो खाएंगे भी और स्नान भी करेंगे। आप लोगों के नेता तो दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़े जाते हैं। कौन लोग थे वो? राम मंदिर अयोध्या का विरोध होता है, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया गया, मथुरा वृंदावन के विकास का विरोध किया गया।
तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस हद तक जन्माष्टमी के पर्वों को थाने और जेलों में रोक दिया गया। एक ही तो पर्व था जो जेल में मनाया जाता था, समाजवादी पार्टी के समय में उस पर रोक लगा दी गई। कावड़ यात्रा को रोकी जाती है। कावड़ यात्रा में समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जाता है। शिव की बारात बोली जाती है। शिव की बारात का मतलब बिना भेदभाव के हर समाज का व्यक्ति जाएगा। वह कावड़ यात्रा पे आप लोगों ने रोक लगाई थी, कहा दंगा हो जाएगा, यही बोलते थे। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को इन्होंने रोका था और दीपोत्सव करने के लिए जब हम लोग अयोध्या गए तो इन्होंने उसका भी विरोध किया था। कांग्रेस ने तो उच्चतम न्यायालय में कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण तो मिथक थे। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलाती है। मंदिर निर्माण को रोकने के लिए कोर्ट में अपने वकील खड़े करती है, लेकिन आस्था, सनातन आस्था का, याद रखना, सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन करके खड़ा हो गया है। आज तक भगवान राम भव्य मंदिर, ये पुनर्जागरण का मॉडल यही है। इसमें विरासत भी है, विकास भी है, दोनों एक साथ चल रहा है। और आस्था का ये जो पुनर्जागरण है, यह उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की आस्था का केंद्र बिंदु है। अगर भारत की आस्था की आत्मा कहें उत्तर प्रदेश को, कोई संयुक्ति नहीं। जिन्हें हम अयोध्या कह रहे हैं, जैसे हम काशी कह रहे हैं, जैसे हम मथुरा वृंदावन कह रहे हैं, जैसे हम प्रयागराज कह रहे हैं, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं है। चित्रकूट, नैमिषारण्य, सुखतीर्थ, ये केवल आस्था के ही केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र हैं। यही तो राष्ट्र चेतना के केंद्र हैं। अभी यूपी को कोई आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अयोध्या की मर्यादा, जब भी दुनिया के अंदर मर्यादा की चर्चा होगी, अयोध्या की चर्चा होगी। जब भी दुनिया के अंदर शाश्वत चेतना की चर्चा होगी तो काशी की चर्चा होगी। जब भी दुनिया में भक्ति की चर्चा होगी तो मथुरा वृंदावन की चर्चा होगी। और जब भी समरसता की चर्चा होगी तो प्रयागराज की चर्चा होगी। और ये चारों उत्तर प्रदेश में, हर उत्तर प्रदेश वासियों को इसमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये चारों बातें उत्तर प्रदेश में हैं और इसलिए इस पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश फिर से बन गया है, फिर से बना है। यही तो गुलामी से मुक्ति का एक मार्ग है और इसी से मुक्त करने की दिशा में आज हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। और यही हमारी जीरो टॉलरेंस भी है। इसी के लिए जीरो टॉलरेंस है। आज प्रयाग हो, काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, विंध्याचल हो, चित्रकूट हो, सुखतीर्थ हो, संबल हो, बरेली हो, नैमिषारण्य हो, यानी ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं, बौद्ध तीर्थ स्थल हो, जैनी तीर्थ स्थल हो, सिख तीर्थ स्थल हो, या जो भी पौराणिक महत्व से जुड़े हुए, ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हुए तीर्थ स्थल हैं, इन तीर्थ स्थलों को आस्था के साथ, राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ने का जो काम किया गया है, आज उसके परिणाम आए हैं। करोड़ों की संख्या में आज वहां पे श्रद्धालु आता है। आस्था के साथ साथ वहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करके जाता है। वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आप प्रयागराज में देखिए ना, मैंने तो पिछली बार महाकुंभ के दौरान सारे आंकड़े यहां सदन के सामने प्रस्तुत किए थे।
आप काशी में जाइए ना, आप किसी भी अन्य उस स्थल पर जाइए, एक फूल पत्ती बेचने वाला व्यक्ति, फूल पत्ती बेचने वाला ब्राह्मण नहीं होता, नाव चलाने वाला ब्राह्मण नहीं होता, टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होगा। ब्राह्मण वहां का पुजारी जरूर होगा मंदिर का, लेकिन बाकी इन सभी में लगा हुआ व्यक्ति सर्व समाज का है। उसकी कोई जाति नहीं पूछता, कोई उसका मत नहीं पूछता, कोई उसका मजहब नहीं पूछता, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता और उसके स्वावलंबन का आधार वो धार्मिक स्थल बना हुआ है। और इसको पुनर्जीवित करने का काम, उसकी पुनर्स्थापना का काम यही डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया है। और इसी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज दीपोत्सव हो या देव दीपावली, रंगोत्सव अभी केवल आयोजन नहीं है, यह आज आत्म गौरव के महापर्व बन गए हैं। जब हम दीपोत्सव का आयोजन करते हैं, मेरे मन में आशंका थी, जब पहला दीपोत्सव अयोध्या में 2017 में हम लोग करने के लिए गए थे, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। यही आशंका देव दीपावली के अवसर पर भी प्रयागराज काशी में थी, और यही आशंका रंगोत्सव के अवसर पर। लेकिन क्या सफलता, आज करोड़ों की संख्या में लोग स्वयं वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होकर के और वर्चुअली जुड़ करके भी इस आस्था के साथ जुड़ करके, हर व्यक्ति उस आस्था के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति करता है। हमने उस भारत की उस ताकत को कभी समझने का प्रयास क्यों नहीं किया? और इसी आस्था को सम्मान देने का परिणाम है उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश ने जो आज एक लंबी छलांग लगाई है, उस लंबी छलांग का परिणाम सुरक्षा के साथ साथ उस आस्था को सम्मान देने का भी परिणाम है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, मुझे याद है महाकुंभ के दौरान पूरे देश भर से श्रद्धालु आए थे। तमिलनाडु से भी कुछ श्रद्धालु आए थे अपने वाहन से। चित्रकूट में उनकी बस खराब हो गई। उनकी समस्या यह थी कि वे हिंदी नहीं जानते थे, और चित्रकूट में जिस गांव के पास उनकी बस खराब हुई थी, उस गांव के लोग तमिल नहीं जानते थे। लेकिन इशारे में समझ गए कि बस खराब है। कैसे भ्रम टूटता है, कैसे लोगों के मन में एक नई आस्था जन्म लेती है। चित्रकूट में जब वे लोग गए, वे लोग भटक रहे थे, कहां जाएं, प्रयागराज का रास्ता नहीं देखा था, बस खराब हो गई है, अंधेरा होने वाला है। गांव के लोगों को पता लगा, वो लोग लेकर के गए। एक परिवार में शादी थी, वो लोग लेके गए सभी बस वालों को, कहा आप यहां हमारे यहां भोजन लीजिए। उन्होंने पूछा ये कैसे? उन्होंने कहा हमारे यहां शादी है। उन्होंने कहा बाराती? तो उन्होंने कहा बाराती बाद में पालेंगे, आप भी हमारे लिए अतिथि हैं। ये चित्रकूट की घटना है। और उन्होंने पहले उन तमिलनाडु से आए हुए श्रद्धालुओं के, जिनके नाम पता नहीं, जिनका परिचय नहीं, उनको पहले भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद फिर एक प्राइवेट बस ला करके उनको प्रयागराज छुड़वाया। उसी बस से वापस आए, एक मैकेनिक को बुला करके उनकी बस ठीक किया, फिर एक आदमी को भेजा गाड़ी के साथ में और प्रयागराज पहुंचा करके उनकी बस उन तक पहुंचवाई। और उसके बाद तब उन्होंने तमिलनाडु जाकर के ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो हमारे नेता यहां बोलते थे, हमारा भ्रम दूर हुआ। वो तो वास्तव में राम की भूमि है और कृष्ण की भूमि है। वह हमने वहां महसूस किया है, हमारे साथ जो कुछ बीता है हमने उसको महसूस किया है। इसलिए क्योंकि जनता जनार्दन को भी मालूम है कि सरकार की ये मंशा है, तो जनता भी उसमें उस रूप में सहयोग कर रही है। आज उत्तर प्रदेश है, परिणाम क्या है? हर कोई उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छा सोच रहा है। पहले नहीं सोचता था, 17 के पहले नहीं सोचता था।
17 के पहले हर व्यक्ति के मन में एक आशंका तो होती थी, हर व्यक्ति गलत निगाहों से देखता था। हम लोगों ने इसीलिए 3 वर्ष कोविड कालखंड के बावजूद पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जीएसटी भी 2.5 गुना बढ़ी है। 13 लाख करोड़ में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जीएसटीपी को रखा था, 13 लाख करोड़ की। आज हम इस वित्तीय वर्ष में उसको 36 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। देश की जीडीपी में यूपी का जो हिस्सा था मात्र 8% रह गया था, आज वो 9.5% तक उत्तर प्रदेश पहुंचा रहा है। पर कैपिटा इनकम को हम लगभग 3 गुना करने में सफल हुए हैं और फिजिकल डेफिसिट को, अभी इस पे चर्चा होगी, 3% से कम हम लोग करने में सफल हुए हैं। हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेज को पूरी सख्ती से नियंत्रित किया है। ये टैक्स चोरी को रोकना, रेवेन्यू लीकेजेज पे पूरी तरह लगाम लगाना, ये भ्रष्टाचार पर ही सरकार का प्रहार है। ये प्रहार है। पारदर्शी राजस्व संग्रह और जनता पर बिना कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए 9 वर्षों से सरकार चल रही, कोई टैक्स नहीं, और फिर भी हम लोग प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में हम लोगों ने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आज यूपी का जो पैसा जमा होता है, आपके समय में 100 में से केवल 43 पैसा यूपी में खर्च होता था, आज 61 से 62 पैसा यूपी के अंदर खर्च हो रहा है। यूपी के अंदर बैंकर्स यहां का पैसा बाहर नहीं ले जाएंगे, बल्कि यूपी के अंदर ही ये पैसा खर्च होगा। यह भी मॉडल आज यूपी ने दिया है और अब यूपी के अंदर मजबूत लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, यूपी के अंदर स्टेबिलिटी, सिंगल विंडो सिस्टम, ई गवर्नेंस और डिजिटल कॉम्प्लायंस ने यहां पर यूपी के अंदर एक मजबूत विश्वास न केवल यूपी के नागरिकों में बल्कि बैंकर्स के मन में भी और वैश्विक निवेशकों के मन में भी इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। महोदय, नेता प्रतिपक्ष और अन्य दलीय नेताओं के माध्यम से बहुत सारी चीजें यहां पर कही गई। आप रोजगार की भी बात कर रहे थे, एमएसएमई की भी चर्चा कर रहे थे। आपने ठीक कहा और हम इस बात को मानते हैं कि देश किसानों के श्रम से और कारीगरों की सृजनशीलता से खड़ा हुआ है। ये कारीगर वही है जो एमएसएमई सेक्टर में काम करता है। ग्राम स्वराज हमारी पहचान थी, हर गांव आत्मनिर्भर था। उसकी निर्भरता किसी सरकार और किसी सत्ता के भरोसे नहीं थी। किसान खुशहाल था। औपनिवेशिक कालखंड में हमारे किसान जो पहले उत्पादक थे उसको उपभोक्ता बनाया और आपने उसको कर्जदाता बनाया। ये पाप कांग्रेस और सपा ने किया है कि अन्नदाता किसान को कर्जदाता बना दिया, अन्नदाता को कर्जदाता बना दिया। आपने जो हमारा उद्यमी था, जो कारीगर था, कारीगर ही उद्यमी था, उद्यमी को निराश कर दिया, हताश कर दिया, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। हमारा जो व्यापारी था, जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे देश को जोड़ने का सेतु था, उसको भयभीत कर दिया। परिणाम क्या था? चारों ओर हताशा निराशा थी। किसान आत्महत्या कर रहा था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था,
अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति थी। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा खराब हो चुकी थी और पिछले 8-9 वर्षों के अंदर किसानों के बारे में जो कहा गया, जो किया गया, उत्तर प्रदेश आज अपनी स्पष्ट कृषि नीति के कारण आज जिस डबल स्पीड से चल रही है, पहले लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था, बिचौलिए उसमें हावी थे। आज लागत कम, उत्पादन ज्यादा। किसान को डीबीटी के माध्यम से मीडिएटर को हटा करके उसकी उपज का दाम सरकार उपलब्ध करवा रही है और विकास की इस यात्रा में हम लोगों ने फिर से अन्नदाता को जोड़ने का काम किया है। कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के साथ जोड़ा है। उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 8-8.5% से बढ़ा करके अब 18% अकेले उत्तर प्रदेश उसको तय कर रहा है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र उत्तर प्रदेश के पास 11% भाग है, लेकिन 11% अपने इस भूभाग में देश के अंदर हमारा अन्नदाता किसान 21% खाद्यान्न पैदा कर रहा है। देश के लिए 21% खाद्यान्न। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अन्नदाता को बीज से बाजार तक और ग्लोबल मार्केट तक उसकी पहुंच हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के किसानों को अब तक 95,000 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुई है। आज अन्नदाता किसानों को उन्नत बीजों, प्राकृतिक खेती, ड्रोन, जलवायु अनुकूल आधुनिक तकनीक सीधे उन्हीं की भाषा में उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और प्रगतिशील किसानों से व्यवहारिक प्रशिक्षण भी आज प्रदान किया जा रहा है। ड्रोन डोजिंग, एफपीओज, एग्री स्टार्टअप्स और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से फसलों को मूल्यवर्धन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से हम लोगों ने यूपी एग्रीज, जो कम उत्पादक क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने इसमें किया है, जिसमें यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, इस परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें उत्पादकता में वृद्धि, संसाधनों के कुशल उपयोग, कृषि आधारित उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों को गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख निराश्रित गोवंश को सरकार के संरक्षण में आज संरक्षित किया गया है। 3 प्रकार की स्कीम चल रही हैं और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। प्रति गौवंश 1,500 रुपये हर महीने गाय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। क्लाइमेट स्मार्ट खेती और मिलेट्स का श्री अन्न का विस्तार भी उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में तो नंबर 1 है ही, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है और मत्स्य उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने दुगनी क्षमता अर्जित की है। आपके और संजय निषाद की सेहत को मत देखिए, उनके विभाग ने भी प्रगति की है। गन्ना, देश के अंदर कुल गन्ना उत्पादन का 55% आज के दिन पे उत्तर प्रदेश कर रहा है उत्पादन, देश के अंदर नंबर 1। 2000 से लेकर 2017 तक कुल 2,14,000 गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। 2,14,000 में गाय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। क्लाइमेट स्मार्ट खेती और मिलेट्स का श्री अन्न का विस्तार भी उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में तो नंबर 1 है ही, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है और मत्स्य उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने
दुगनी क्षमता अर्जित की है। आपके और संजय निषाद की सेहत को मत देखिए, उनके विभाग ने भी प्रगति की है। गन्ना, देश के अंदर कुल गन्ना उत्पादन का 55% आज के दिन पे उत्तर प्रदेश कर रहा है उत्पादन, देश के अंदर नंबर 1। 2000 से लेकर 2017 तक कुल 2,14,000 गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था, 2,14,000 करोड़ का। और पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर 3,05,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में गया है, यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आधे समय में, यानी 17 वर्ष में जितना दिया गया था उससे भी 90,000 अधिक धनराशि हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे दिया है। 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है और अब 400 रुपया प्रति कुंटल गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम कर रहे हैं। इथेनॉल का प्रोडक्शन 41 करोड़ लीटर होता था आपके समय में, अब 182 करोड़ लीटर हो रहा है, देश के अंदर नंबर 1 पर। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम में शुगर इथेनॉल सेक्टर को एश्योर्ड कैश फ्लो सेक्टर बना दिया है, यानी अन्नदाता किसान एक चीनी मिल को एश्योर्ड वायर फास्टर पेमेंट इसके माध्यम से वह सुनिश्चित कर रहा है। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हमारे गन्ना मंत्री भी लगे हुए हैं, अन्नदाता किसानों के लिए और गन्ना किसानों के उन्नयन के लिए अच्छा बीज उन्हें प्राप्त हो सके। और इसीलिए छाता चीनी मिल के लिए भी, बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने, मोरोना के लिए पिछली बार हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की थी, बजट में भी व्यवस्था की है। इन चीनी मिलों के भी पुनरुद्धार और उनको एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हो रहे हैं। एक एक कृषि विज्ञान केंद्र में 6 से 7 कृषि वैज्ञानिक अलग अलग सेक्टर के, वो एग्रीकल्चर का भी है, हॉर्टिकल्चर का भी है, वेटनरी का भी है, अलग अलग उससे वेजिटेबल का भी है, उन सभी और आज के दिन पे 89 ऐसे केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी चल रहे हैं। एक्सप्रेस वे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना, यह हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं पे है, क्योंकि अन्नदाता किसान जो उत्पादन करे प्रदेश और देश की आवश्यकता के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट हो सके, इसके लिए कृषि वैल्यू चेन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, इन सबको भी व्यापक पैमाने पे आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हर खेत को पानी नहरों और पाइपलाइन के माध्यम से, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से 31 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। किसानों की सिंचाई के लिए आपने देखा होगा कि जितने निजी नलकूप थे उनको हमने फ्री में बिजली की व्यवस्था की है। और इस बार जो नलकूप चल रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने, जो डीजल से संचालित होते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य और लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क के निर्माण का कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ है। डिजिटल इकोसिस्टम और कोऑपरेटिव के माध्यम से एग्री इकोसिस्टम को सशक्त किया है और डिजिटल गवर्नेंस ई-केसीसी पोर्टल में ऋण स्वीकृति के समय को भी 3 से 4 सप्ताह से घटाकर के अब 5 मिनट करने में सफलता प्राप्त की है। यानी इस दिशा में काफी काम हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी बजट में हम लोग इस पे काफी चर्चा भी करेंगे कि सरकार अन्नदाता किसानों के लिए और कौन से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। अन्नदाता किसान को तो इसका लाभ मिल ही रहा है और आपके जनपद से ज्यादा कौन इसको जानता है। नेता हमारे पांडे जी, आपके जिले में तो काला नमक चावल आज उसकी ब्रांडिंग हो रही है। उस दिन सिद्धार्थनगर के एग्जीबिशन में आपने देखा होगा
काला नमक चावल की पैकेजिंग कैसे अलग अलग एफपीओज के द्वारा की गई थी, कैसे वो पहुंचा रहा है। थोड़ा उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो वो और उत्साहित होंगे। हाँ, उसको भी कर रहे हैं। ओडीओपी, यह उत्तर प्रदेश की, जो आप उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों की आप बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की उसी एमएसएमई सेक्टर के लिए उसकी ब्रांडिंग का एक माध्यम बना है, जिसको प्रधानमंत्री जी लोकल तो ग्लोबल की बात करते हैं, ये उसी का माध्यम बना है। और आज इसी का परिणाम है कि इसकी पैकेजिंग, इसकी मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग, इसको आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और अब हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा उनको अपनी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे वहां जाएंगे, आराम से वहां बिक सकते हैं, वहां पे कोई समस्या उनके लिए नहीं है। और हम लोगों ने इस बार इसको और तेज करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की भी घोषणा की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, हर जिले का एक विशिष्ट भोज, और उसको भी इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश 96 लाख एमएसएमई यूनिट को संचालित कर रहा है। इनमें 3 करोड़ 11 लाख लोग काम कर रहे हैं। पाणी जी, कोरोना कालखंड में जो लोग अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, आज उसमें से ज्यादातर लोग यूपी के अंदर ही एमएसएमई यूनिट में काम कर रहे हैं। अब ये बाहर कम जा रहे हैं, यूपी में ज्यादा कर रहे हैं। और उन सभी को हम लोगों ने यूपी बॉर्डर से उनके गांव तक पहुंचाने के लिए बस की सेवा प्रदान की थी। लॉकडाउन में भी क्वारंटीन के दौरान 1 महीने के लिए पूरा राशन की व्यवस्था की, और उसके बाद फिर राशन कार्ड बना करके उनको फ्री में राशन की सुविधा के साथ जोड़ा। एमएसएमई सेक्टर में ये सर्वाधिक रोजगार, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है यूपी के अंदर। लेकिन एमएसएमई सेक्टर को आपकी सरकार के समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में एक प्रकार से मृतसा कर दिया गया था। एकदम न उनके पास डिजाइन थी, न उनके पास टेक्नोलॉजी थी, न उनकी कोई ब्रांडिंग होती थी, न गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट प्राप्त होता था। और उल्टा इंस्पेक्टर राज के नाते कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग जाते थे, कहीं पे कोई और जाके प्रताड़ित करता था। आज हम लोगों ने उन सबको उससे मुक्त दे करके 1000 दिनों तक कोई भी एमएसएमई यूनिट लगाता है, कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं, अपनी यूनिट लगाइए, चलाइए, 1000 दिनों तक औपचारिकताओं को पूर्ण करते रहिए। कहां भेदभाव है? आप कह रहे हैं भेदभाव कर दिया, कहां भेदभाव है? ये भेदभाव है क्या? ये भेदभाव नहीं है, ये तो सबका साथ और सबका विकास यही है। ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में जो 3 करोड़ 96 लाख, 3 करोड़ 11 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहा है, स्वावलंबन की स्थिति में और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा है, यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी। उन सबका प्रयास होता है तब उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, तब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है। उसी प्रयास के क्रम में आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण है। मैंने कहा भी था, रूल ऑफ लॉ विकास की गारंटी है, पहली गारंटी है। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा उसका अधिकार होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हम उसको सुरक्षा देंगे, यह सरकार की गारंटी है। कानून के साथ किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो फिर उसको भी याद होगा कि कानून के साथ खिलवाड़ की कीमत क्या होती है। सरकार इसमें कोई समझौता नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे किसी को भी, और इसलिए सरकार इस बात की गारंटी देती है। परिणाम क्या है? यूपी के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे का जाल है, एयर कनेक्टिविटी तेजी के साथ बढ़ी है, इनलैंड वाटरवे अभी 22 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगी।
उसका उद्घाटन होने जा रहा है। याद करिए ना, आपके समय में मेरठ से दिल्ली की दूरी, इसको तय करने में 3 से 4 घंटे लगते थे। आज ये डबल इंजन की सरकार ने 12 लेन के हाईवे के साथ जोड़ा है दिल्ली मेरठ को। 12 लेन, 12 लेन का रैपिड रेल से जुड़ने जा रहा है। 12 लेन का हाईवे हो या रैपिड रेल, मात्र 45 मिनट में दिल्ली के अंदर आ। हमने तो दूरी कम की है, ये दूरी तो आप ही ने बढ़ाई है, और आपकी पार्टी दूरी बढ़ाने में माहिर है। ये दूरी केवल एक कस्बे से दूसरे कस्बे के बीच ही नहीं, एक जाति से दूसरी जाति के बीच में भी, और भाई भाई में भी एक खाई को आपने चौड़ा किया है। 17 से पहले न कोई नीति थी, न सरकार की नीयत थी, न सुरक्षा थी, और असीम संभावनाओं के बावजूद भी उत्तर प्रदेश निवेश से वंचित रहता था। आज उत्तर प्रदेश में फेयरलेस बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस है। आज उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर SSS की गारंटी दे रखी है। सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड का, ये तीनों उत्तर प्रदेश के अंदर है। सुरक्षा भी है, स्थिरता भी है और गति भी है। ये तीनों उत्तर प्रदेश के अंदर आज चल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस से आज पॉलिसी स्टेबिलिटी की एक ऐतिहासिक यात्रा उत्तर प्रदेश ने तय किया है। 34 से अधिक हमारे पास सेक्टोरियल पॉलिसीज है। निवेश मित्र है, निवेश सारथी है, उद्यमी मित्र है। इसने उद्योगों की इस यात्रा के लिए एक सुगम, पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण को प्रदेश के अंदर तैयार किया है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपके समय में यूपी 14वें स्थान पर था। आज देश के अंदर टॉप अचीवर के रूप में यूपी दमदारी के साथ खड़ा है। देश का पहला राज्य यूपी है जिसने व्यापार सुधार के सभी मानकों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया है। जितने भी उसके मार्ग में बाधा थे, सबको हटाया है। डीरेगुलेशन रैंकिंग में आज यूपी देश के अंदर नंबर 1 पर है। सभी 23 प्राथमिक सुधारों को 100% लागू हमने किया है। डीक्रिमिनलाइजेशन द्वारा हमने 13 राज्य अधिनियमों और लगभग 99% आपराधिक प्रावधानों को हम लोगों ने यूपी के अंदर समाप्त किया। आप कह रहे हैं कि ये आपराधिक, हम तो आपराधिक प्रावधान समाप्त कर रहे हैं। आप पता नहीं गैंगस्टर से इतने भयभीत क्यों हैं। गैंगस्टर तो वैसे भी अब 3 नए कानून लागू होने के बाद तो उसकी प्रासंगिकता बहुत न्यूनतम रह गई है। 17 के पहले 1947 से लेकर के 17 तक कुल 14,000 कारखाने थे, और इन 8 साढ़े 8 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर के 31,000 से ज्यादा हुई है। इंडस्ट्री फर्स्ट एंड इन्वेस्टर फर्स्ट अप्रोच के कारण उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकों के लिए एक सुरक्षित, स्थिर और विश्वसनीय गंतव्य के रूप में सामने आया है। एमओयू केवल कागजों तक सीमित नहीं है। ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर के उत्पादन और व्यापार, रोजगार सृजन तक ठोस परिणाम, और पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर ये जो 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, इन 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से 60 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार यूपी के अंदर ही प्राप्त हुआ है। आज आप पूछिए ना देश के उन राज्यों से जहां यूपी का नौजवान पहले जाता था, आज वहां पे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि यूपी के व्यक्ति को यूपी के अंदर प्राप्त हुआ है। और अभी जो हम लोग एक नई स्कीम लेके आए हैं, बजट में भी प्रावधान किया गया, हम उस पर बजट पे बोलेंगे,
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, उसी जिले के अंदर स्किल डेवलपमेंट से लेकर के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी उसी जिले के अंदर उपलब्ध करवाएंगे नौजवान को। कोई भी 8 पास नौजवान हो या फिर कोई टेक्नोक्रेट हो, उसी जिले के अंदर उसे प्राप्त होगा। अभी आपके एक विद्वान सहयोगी कह रहे थे, दुर्गा प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि आउटसोर्सिंग की डकैती, सबसे बड़ी डकैती आउटसोर्सिंग के माध्यम से और उसके माध्यम से शोषण करने वाले जितने भी उसके आउटसोर्सर हैं वे सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शोषण करने वाले जितने हैं, अरे अब मैं नाम गिनाना शुरू कर दूंगा, आप चले जाइए अरे इसीलिए हमने कॉरपोरेशन अब बना दिया है और कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी दी है कि आउटसोर्सिंग से काम करने वाले नौजवान को 16,000 से 20,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट सीधे उसके खाते में भेजेगी। उसके खाते में पैसा जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनी केवल आउटसोर्सिंग की फीस सरकार से लेगी, सरकार उसको अलग से फीस देगी। और शोषण अगर किसी ने किया, ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। यूपी के नौजवान का कोई शोषण करेगा तो उल्टा टंगवा दिया जाएगा उसको। और इसीलिए अब यूपी एमएसएमई और स्टार्टअप के एक नए हब के रूप में स्थापित हुआ है। यूपी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हब के रूप में एक नई पहचान बना रहा है। यानी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर 65% यूपी के अंदर हो रहा है। कोई सोचता था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देश भर के जितने बनते हैं 55 से 60% यूपी में मैन्युफैक्चर हो रहा है। और उत्तर भारत की पहली फैब यूनिट सेमीकंडक्टर 1962 से देश प्रयास कर रहा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 21 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यूपी में हम पहली यूनिट का शिलान्यास करने जा रहे हैं, पहली। और इसीलिए मैंने कहा यूपी अब ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी का एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान को भी बनाया है। ये यूपी का एक नया मॉडल है। और यह मॉडल, आप स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि आप कोई भी बात बोल रहे हैं तो बोलने के पहले हम देखें तो रिजल्ट क्या है। आप लंबी चौड़ी बात करें और रिजल्ट कुछ ना आए, क्या फायदा है? क्या फायदा है? इंसेफ्लाइटिस की बीमारी में तो आपके जिले के भी बच्चे कालकलवित होते थे। और इंसेफ्लाइटिस का जो टेन्योर था पूरा आपने देखा होगा। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कभी उन बच्चों का हालचाल लेने के लिए कोई नहीं गया, कोई देखने के लिए नहीं गया। उपचार और उनकी सुविधा अलग बात है। आज मैं कह सकता हूं कि जब कभी उन बच्चों को बचाने की बात आएगी तो वास्तव में यह श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डायनेमिक लीडरशिप के में यूपी गवर्नमेंट को प्राप्त होगा। ये बीजेपी और एनडीए की डबल इंजन सरकार को प्राप्त होगा। इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने वैसे ही मार डाला जैसे माफियाओं को हमने रौंद डाला है यूपी के अंदर। यानी ये सरकार केवल माफिया को ही नहीं रौंदती है, ये मच्छर पैदा करने वाले, मच्छर से पैदा होने वाले उन बीमारियों को भी रौंदने का काम उसी क्रूरता के साथ करती है। और इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण है। लेकिन अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य के बारे में कह रहे थे, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज ये हमारी सरकार ने बनाया। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 36 से बढ़कर के 81 हुई है। 81वां मेडिकल कॉलेज
अमेठी में प्रारंभ हो चुका है। हम कुछ नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, उस दिशा में भी हम आगे प्रयास कर चुके हैं। 2 एम्स चालू हो चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी के कुछ नए उन मेडिकल कॉलेजेस में सभी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। और डायलिसिस की बात कर रहे थे, डायलिसिस हर जिले के अंदर फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, हर जिले के अंदर है। 5,46,00,000 आयुष्मान के गोल्डन कार्ड यूपी ने जारी किए हैं। राजा भैया यहां पे अभी बता रहे थे, विधायक निधि से भी उसको रिलैक्स करने के लिए, और हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि उसको रिलैक्स करके इस ढंग से करेंगे कि इन गंभीर बीमारियों में माननीय विधायकगण जरूरतमंदों को पैसा दे सके। यद्यपि मेरे पास कोई भी विधायक सिफारिश करता है, हम लोग बिना किसी चेहरा देखे हुए उसको पैसा उपलब्ध करवाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देखा गया है। हर जरूरतमंद को पैसा मिलता है और हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसको देते हैं। आईसीयू और आप कह रहे थे ना, हैं? नहीं, वो बीच में हम लोगों ने एक सख्ती की थी, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स की शिकायत आई थी। उस हॉस्पिटल्स की शिकायत में जब यहां पांडे जी ने भी यहां पे मुद्दा उठाया था, तब मैंने इसकी जांच कराई थी। लेकिन हम लोगों ने उन हॉस्पिटल्स को उससे बाहर किया, लेकिन जो मामले पेंडिंग थे उन सबको फिर से हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाई। नहीं, ऐसा नहीं, लिमिट नहीं किया गया है। हर जरूरतमंद को बिना भेदभाव के हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। हां, एक चीज जरूर हमें भी देखना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मनमानेपन को रोकना पड़ेगा। सीजीएचएस का जो रेट है उसके अनुसार अगर सरकार पैसा दे रही है तो उनको भी कुछ रिलैक्स करना होगा, और सरकार उसमें बाकी भुगतान उपलब्ध करवाएगी, हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाएगी। क्योंकि पैसा न मेरा है न खन्ना जी का है, ये पैसा प्रदेश की जनता का है और ये पैसा उसको प्राप्त होना ही चाहिए। आपने पैरामेडिक्स की बात की। देखिए, पैरामेडिक्स में हम लोगों ने 41,868 पैरामेडिक्स की अब तक भर्ती की है, जिन्होंने अलग अलग संस्थानों में ज्वाइन किया है। और इसके पहले जो चिकित्सा शिक्षा में भर्ती हुई है ये 4,110 से अधिक है। कुल मिला के 45,978 यह कुल हेल्थ सेक्टर में ही हम लोगों की मेडिकल एजुकेशन में अब तक की भर्ती हुई है। कोई कोताही सरकार के स्तर पर नहीं, और सरकार इसमें किसी प्रकार की वो नहीं करती। अब आईसीयू हैं, मिनी आईसीयू हैं, डिजिटल एक्सरे हैं, ब्लड बैंक हैं, डायलिसिस है, ऑक्सीजन प्लांट हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हर रविवार के दिन मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हो रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से 108 और 102 की एम्बुलेंस के माध्यम से इन सेवाओं को और तेज आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब हम एआई, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, मेडटेक, हेल्थटेक, इन सब पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि बजट में भी हम लोगों ने इसमें कुछ घोषणा की है, तो उसमें भी इन सब मुद्दों पे ये सभी चीजें आपने चूंकि इस मुद्दे को उठाया था तो उसको मैं इसलिए बोल रहा था कि इस पे भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का काम कर रहे हैं। इस सेक्टर में यूपी सबसे बड़ा मार्केट ही नहीं होगा, बल्कि फार्मा प्रोडक्शन का, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का भी एक केंद्र विकसित होगा। इसके लिए यूपी ने आज ललितपुर में एक फार्मा पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हम लोगों ने फार्मा कॉन्क्लेव लखनऊ में किया था। देश भर के टॉप, दुनिया के जितने बड़े टॉप के फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जितने भी बड़े उद्यमी थे वे सब लखनऊ आए थे। पहली बार बहुत सारे लोग पहली बार लखनऊ आए थे। मेडिकल डिवाइस पार्क, ये मेडिकल से जुड़ी हुई
सभी चीजें सस्ते में और क्वालिटी के साथ उपलब्ध हो सके, ये भी यूपी के अंदर हम गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस पर हमारा काम तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। ये चीजें यूपी के अंदर हो रही हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये सभी कार्य यूपी के अंदर हम लोगों ने इस दिशा में भी अपने कार्य को आगे बढ़ा दिया है। ये यहां पे यूपी के अंदर इन चीजों पर गवर्नमेंट की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे थे। 9 वर्षों में महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। 2017 के पहले वुमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर ये कुल 13% थी, 12 से 13%। आज ये 36 से 37% है, 3 गुना से अधिक बढ़ी है। यानी कामकाजी महिलाओं की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ी है। यूपी पुलिस की ही मैं बात करता हूं। यूपी पुलिस में महिलाओं की संख्या मात्र 10,000 थी, आज ये संख्या 44,000 पहुंची है। 44,000। और आपके समय में तो एक कहावती प्रचलित थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। तो अब उसमें हम महिला सशक्तिकरण के लिए आपसे क्या बात करें। आज सुरक्षा से समृद्धि और एम्प्लॉयमेंट से एक्सीलेंस तक आत्मनिर्भरता, उद्यमी और नेतृत्वकारी नारी शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर लीडरशिप दे रही है। 9 लाख सरकारी नौकरी अब तक हम उपलब्ध करवा चुके हैं। इनमें 1,75,000 जो संख्या है ये केवल महिलाओं के लिए समर्पित है। तो सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं। ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्थ ग्रुप और लखपति दीदी को एक मजबूत इकोसिस्टम, वीसी सखी, हर ग्राम पंचायत में वीसी सखी बैंकिंग के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आप कह रहे थे कि गहना पहन करके कोई महिला निकल सकती है। आपके समय में तो दिन में नहीं निकलती थी, अब तो नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं उद्योगों में और कार्यालयों में काम कर रही हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृवंदना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना। सामूहिक विवाह की योजना में भी बेटी की शादी को लेकर के 1 लाख रुपया सरकार दे रही है। आप लोग भी जाइए, आपको मना थोड़ा किया जाता है। उन शादियों में जाना चाहिए, कन्यादान करने में योगदान देना चाहिए, क्योंकि कन्यादान तो बहुत बड़ा दान माना गया है। हाँ नहीं, आप जाइए, क्या बात करते हैं, बुलाना क्या है उसमें। आप अपना बोलिए। देखो, पात्रता के हिसाब से आप नाम सेलेक्ट करके बोलिए कि भाई हम इनको कराना चाहते हैं, किसी के लिए मना नहीं है। कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आप जाइए, 100 लोगों का चयन करिए, प्रशासन को बोलिए, वे आपको उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, प्रशासन के लोग उसमें सहभागी बनेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है। ये चीजें हर व्यक्ति का अधिकार है और हर व्यक्ति को इसमें जाने का अधिकार भी है, हर जनप्रतिनिधि को जाने का अधिकार भी है। महोदय, उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद थे उनको पेंशन मिले, इसमें निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको स्वयं एक आतिथेय के रूप में वहां पर कन्यादान के लिए खड़ा होना चाहिए। आप लोग ये आप लोगों की समस्या है कि खाली हाथ, सच वो ठीक बोल रहे हैं पाणी जी, उनको पुरानी याद आ गया उनको कि आपके समय क्या करते थे आप। महोदय, वर्तमान में 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांगजन यूपी के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं और सरकार इसको बहुत जल्दी बढ़ाने जा रही है। हमने बजट दे दिया है। खन्ना जी घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन मैं आज बता दे रहा हूं, परसों जब बोलेंगे तो ये घोषणा भी ये भी कर देंगे कि कितना बढ़ाने जा रहे हैं। दिव्यांगजन, आपके समय मात्र 300 पेंशन मिलती थी,
आज हम 12,000 रुपये इसको सालाना दे रहे हैं, मोटराइज ट्राईसाइकिल दे रहे हैं, और इस बार तो हमने बेटियों के लिए ई ट्राईसाइकिल की भी घोषणा कर दी, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की भी घोषणा की है। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से हम उनके खातों में भेज रहे हैं। आपके समय में वो 300 रुपया जाता था, 6 महीने में एक बार जाता था। महोदय, वर्तमान में 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांगजन यूपी के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, और सरकार इसको बहुत जल्दी बढ़ाने जा रही है। हमने बजट दे दिया है। खन्ना जी घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन मैं आज बता दे रहा हूं, परसों जब बोलेंगे तो एक घोषणा भी ये भी कर देंगे कि कितना बढ़ाने जा रहे हैं। दिव्यांगजन, आपके समय मात्र 300 पेंशन मिलती थी, आज हम 12,000 रुपये इसको सालाना दे रहे हैं, मोटराइज ट्राईसाइकिल दे रहे हैं, और इस बार तो हमने बेटियों के लिए ई ट्राईसाइकिल की भी घोषणा कर दी, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की भी घोषणा की है। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से हम उनके खातों में भेज रहे हैं। आपके समय में वो 300 रुपया जाता था, 6 महीने में एक बार जाता था, उसमें भी आधा ही उसको मिल पाता था। आज डीबीटी के माध्यम से पूरा पैसा उस लाभार्थी के खाते में जाता है, और हर एक जरूरतमंद को उसके हिसाब से हम लोगों ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुविधा का लाभ दिया है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए थे, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा, जिन जरूरतमंदों के पास अपने आवास नहीं उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना, जिनके पास आवास के पट्टे नहीं उन्हें आवास के पट्टे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तुष्टीकरण की मॉडल से उभार करके आज प्रदेश को संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ाया गया है। 60 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है।